नमस्ते बच्चों, मैं टेकी पवन अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्विक्स नागरिक शास्त्र, जिसको हम राजनीति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। उसका अध्याय 2 संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इस एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर समझाया गया है। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 का चैप्टर 2 संविधान निर्माण। संविधान निर्माण देखिए, इसमें सबसे पहले हम दक्षिणी अफ्रीका के बारे में जानते हैं। तो आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का ये पूरा कथन है, जो कि रंग भेद पर आधारित है। ये जो पूरा कथन है नेल्सन मंडेला जी का, वो रंग भेद पर आधारित है। और दक्षिण अफ्रीका में जो गोरों की सरकार, गोरों की सरकार मतलब अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि उन्होंने नेल्सन मंडेला जी ने रंग भेद का विरोध किया था। और उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए 28 वर्षों तक सजा दी गई। नेल्सन मंडेला जी रंग भेद के खिलाफ लड़ने वाले दुनिया के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। इन्हें 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल, जो रोबेन द्वीप में रखा गया। रंग भेद क्या होता है? रंग के आधार पर भेदभाव करना, उसे ही हम क्या कहते हैं? रंग भेद। जैसे काले गोरे का भेदभाव। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। यूरोप के गोरे लोगों ने ये लादी थी व्यवस्था। यूरोप से आए हुए जो गोरे लोग थे, उन्होंने 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह से हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बना लिया, जैसे भारत को। जैसे भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया, वैसे ही यूरोपियंस ने दक्षिण अफ्रीका पर शासन किया। लेकिन भारत में तो क्या हुआ था? भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब यहाँ से गोरे लोग यानी कि अंग्रेज लोग यहाँ से चले गए थे पूरी तरह। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में क्या किया उन्होंने? वहीं बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। और रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। जैसी जिसकी चमड़ी, वैसा उसका नाम रख दिया। दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग होते हैं, उनकी चमड़ी का रंग कैसा होता है? काला होता है। और आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है। और उन्हें क्या कहा जाता है? अश्वेत लोग। जो काले लोग हैं दक्षिण अफ्रीका के, उन्हें अश्वेत लोग कहा गया। श्वेत तथा अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित लोग, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला भी कहा जाता है, वे लोग हैं जो भारत से आए हैं। अर्थात श्वेत जो गोरे लोग हैं उन्हें श्वेत कहा गया, जो काले लोग हैं वो अश्वेत, और रंगीन चमड़ी वाले लोग उन्हें कहा गया, जो भारत से गए थे ना, जो आधे काले आधे गोरे, उनको रंगीन चमड़ी वाले लोग कहा गया। अब आइए आगे देखते हैं। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्होंने गोरों की बस्तियों में रहने की इजाज़त भी नहीं थी। परमिट होने पर भी वे वहाँ जाकर काम नहीं कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल, सार्वजनिक शौचालय, सब में गोरों और कालों के लिए अलग अलग इंतजाम थे। इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? पृथक्करण, या अलग अलग करने का इंतजाम। इसमें उन्होंने क्या किया? जितनी भी व्यवस्था थी देश की, साउथ अफ्रीका की, उन सब में गोरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था कर दी और काले लोगों के लिए अलग, यानी कि अश्वेतों की अलग व्यवस्था और जो श्वेत लोग हैं उनकी अलग व्यवस्था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली का विरोध किया। भारतीयों ने और जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, उन्होंने दोनों ने ही मिलकर खूब इस चीज़ का विरोध किया। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट होते ये, और इनमें से कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल थी। इन्होंने क्या इसका रंग भेद की निंदा की और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। गोरी सरकार ने क्या किया? हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या कर दी और अपना दमन जारी रखा। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं एक नए संविधान की ओर। साउथ अफ्रीका, जब रंग भेद के खिलाफ संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को एहसास हो गया कि जोर जबरदस्ती से अब अश्वेतों पर शासन कायम नहीं रखा जा सकता। इसलिए उसने क्या किया? गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और जितने भी भेदभाव वाले कानून थे उन सबको उसने क्या कर लिया? वापस ले लिया, विरोध के बल पर।
फिर है राजनीतिक दल और दलों पर जो प्रतिबंध लगा रखा था और मीडिया पर जो पाबंदी लगा रखी थी वो भी हटा ली गई और 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला जी को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। अर्थात दक्षिण अफ्रीका 26 अप्रैल 1994 को पूर्णतया आज़ाद हुआ और लोकतंत्र की स्थापना वहाँ हुई और रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और सभी लोगों के मिलजुली सरकार का गठन का रास्ता साफ हो गया। ठीक है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए जितने भी श्वेत लोग, गोरे लोगों ने जो आप पर जुल्म किए हैं, सितम किए हैं, उन सबको आप भूल जाओ और उन्हें माफ़ कर दो और आइए अब हम सब साथ रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को अपनाया कि जो गलतियां हो गई है उन्हें छोड़ो, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी से दक्षिण अफ्रीका एक नए संविधान की ओर अग्रसर हुआ। ये देखिए, ये सब मिलजुल कर अब, ठीक है, कई 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जैसा संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बन पाया। अर्थात साउथ अफ्रीका ने इतना बेहतरीन संविधान बनाया कि उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया करती है और उसे फॉलो करने की कोशिश भी करती है। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी भी अन्य संविधान में नहीं दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने फैसला किया कि मुश्किल मामलों में कोशिश में अलग नहीं किया जाएगा, सबको साथ मिलकर ही आगे बढ़ना है। अब देखिए आगे, 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे ही लोकतंत्र के मॉडल के रूप में जाना जाता है और इंद्रधनुषी समाज बनाने के एक सबक के रूप में। इंद्रधनुषी समाज क्या हुआ, जहाँ काले लोग, श्वेत लोग, अश्वेत लोग और रंगीन चमड़ी वाले तीनों प्रकार के लोग रहते हैं, उसे क्या कहा गया, इंद्रधनुषी समाज। आप देखिए आगे आइए अब हम आते हैं हमें संविधान निर्माण की ज़रूरत क्यों है या संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, यदि संविधान नहीं होगा तो क्या होगा, संविधान नहीं होगा तो जितने भी नियम, कायदे, कानून हैं वो फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि वो संविधान के द्वारा ही फॉलो होते हैं। इसके अलावा सरकार का गठन, सरकार के विभिन्न कार्य, ये सब तभी हो पाएंगे जब हमारे पास संविधान होगा, क्योंकि संविधान ही क्या होती है, लिखित नियमों की किताब होती है जिसमें नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, जिसमें शासकों के चुनाव भी होते हैं, अर्थात इसमें सब कुछ होता है। ऐसी स्थिति में भरोसा कायम रहता है। शासकों का चुनाव कैसे होगा, नियम कैसे होंगे, ये सब चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों के अधिकार नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। तो ये सब तब काम करेंगे जब हमारे पास संविधान होगा, क्योंकि इसी में ये स्पष्ट रूप से वर्णित होता है कि क्या सही है क्या गलत। अगर कोई प्रधानमंत्री भी आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आपकी रक्षा कौन करेगा, संविधान। इसीलिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है। ठीक है। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है, हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, तो उसी आधार पर संविधान का निर्माण भी होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। संविधान क्या है, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। अर्थात संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें नियम लिखे हुए होते हैं देश को चलाने के लिए और उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। संविधान सर्वोच्च कानून है। देश का सबसे बड़ा कानून कौन है, संविधान। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है संविधान, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच में संबंध तय होते हैं। संविधान क्या काम करता है, पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच में भरोसा और सहयोग स्थापित करता है। जितने भी लोग हैं, जैसे हम विभिन्न जाति, धर्म, लिंग के लोग रहते हैं, तो हमारे में भरोसा और सहयोग कौन स्थापित करता है, संविधान। दूसरा कार्य, सरकार का गठन कैसे होगा और किस तरीके से फैसले ले जाएंगे और उनका क्या अधिकार होगा, ये भी संविधान ही बताता है। संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिखित में उल्लेख होता है कि मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, राष्ट्रपति कैसे बनेगा, यानी कि पूरी जितनी भी सरकार की प्रणाली है उनके गठन का रास्ता बताया होता है। इसी में कैसे फैसले लेने होते हैं इसका भी अधिकार होता है। चौथा, यह समाज के गठन के लिए लोगों को
आकांक्षाओं को भी व्यक्त करता है। तो आप देख सकते हैं चौथा पॉइंट हमारा है, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को भी व्यक्त करता है। संविधान ही ये बताता है कि अच्छे समाज की क्या आवश्यकता है और उस अच्छे समाज के लिए जितनी भी आकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए ये लिखित में इसके पास नियम होते हैं। तो इस प्रकार हमें संविधान की आवश्यकता होती है, ये देखा। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह भी जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है, ये ध्यान रखना। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी और इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा। जो भी लोकतंत्र है वहाँ लिखित में संविधान होना अनिवार्य है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहाँ लिखित संविधान हो वहाँ लोकतंत्र हो। साम्यवादी शासन व्यवस्था में भी हो सकता है, अन्य व्यवस्थाओं में भी हो सकता है। अब देखिए इसको, हम आते हैं अब इस पे। हम इन लोगों के बारे में बाद में पढ़ेंगे एंड में, पहले हम आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण, तो आगे देखते हैं हम इसमें। भारतीय संविधान के निर्माण में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनमें से ये कुछ प्रमुख नाम है, हम इन्हें आगे देखेंगे। संविधान निर्माण का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में क्या हुआ, भारत में पहले से ही इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये नहीं कि संविधान अचानक से बन गया, भारत का आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बातों पर राष्ट्रीय सहमति बन चुकी थी और संविधान निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। आप देखेंगे तो यहाँ पाएंगे 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिख दिया था। देखिए 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिख दिया था। 1931 में जो कराची में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें एक प्रस्तावना यह रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। यानी कि 1928, 1931 और इन्हीं सालों के मध्य भारतीय संविधान की क्या रूपरेखा रहेगी, ये सब की चर्चा हो गई थी। इसके अलावा भी आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही संपूर्ण संविधान के बारे में सहमति बनना प्रारंभ हो गई थी। इसलिए संविधान किसी एक दिन बैठ के नहीं रचा गया। आगे आइए देखिए, अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था अपने शासनकाल में। इसी के आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया वह बहुत कमज़ोर होती थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव कराए गए थे, लेकिन इनमें जो सरकारें बनी थी वो लोकतंत्र निकली। इन लोकतांत्रिक सरकारों के अभाव में हमारे देश ने इससे सबक लिया। 1935 में भी कानून आया, जिसमें भी कई प्रकार की भारतीय संविधान के बारे में बातें कही गई और नियम बनाए गए। इन्हीं सब रूपरेखाओं से आगे बढ़कर आप देखिए हमारे संविधान गठन का रास्ता साफ हो गया है। संविधान सभा। संविधान सभा क्या होती है? चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान लिखने का कार्य करती है उसे संविधान सभा कहा गया। अर्थात चुने गए जनप्रतिनिधि मतलब जिन लोगों को हमने चुना था कि ये संविधान लिखने का कार्य करेंगे, उनकी सभा को ही संविधान सभा का नाम दिया गया। भारतीय संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव हुए थे। कब हुए थे चुनाव? 1946 में चुनाव हुए, जिसके आधार पर जनप्रतिनिधियों को चुना गया, जिन्होंने क्या लिखा? संविधान। ठीक है, दस्तावेज। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 को हुई। और इसके तत्काल बाद क्या हुआ? भारत का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया भारत। संविधान सभा भी फिर क्या हुई? दो हिस्सों में बट गई। एक भारत की संविधान सभा और दूसरी क्या बन गई? पाकिस्तान की संविधान सभा बन गई। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य। कितने? 299। और संविधान हमारा कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। किस कारण से? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं हम इसमें।
आगे देखिए, इसमें अब आती है हमारी प्रारूप कमेटी। प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसके? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। हम आगे इसमें इन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे, तब भी इसके बारे में देखेंगे। फिलहाल इतना बता देता हूँ। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप कमेटी क्या करती है? प्रारूप कमेटी संविधान का प्रारूप तैयार करती है, जिसमें संविधान के बारे में लिखा हुआ होता है कि क्या वो बनने वाला है। फिर है संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई। धारा क्या होती है? धारा जिसमें नियम वगैरह लिखे होते हैं। जैसे किसी जज ने कहा कि धारा 302 के तहत मुजरिम को ये सज़ा दी जाती है, तो धारा मतलब कि संविधान में वो लिखा हुआ है नियम, इसके तहत ये कार्य होगा। ठीक है। तो 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई संविधान दस्तावेज को लेकर। और जो संविधान सभा है उसमें पेश हर प्रस्ताव पर, हर शब्द पर, वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और उन्हें संभाल के रखा गया। कहाँ संभाला गया है? इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नामक 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसमें संपूर्ण संविधान की रचना के बारे में लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट, हर टॉपिक के ऊपर पक्ष और विपक्ष दोनों बातें लिखी हुई हैं। अर्थात कोई पॉइंट क्यों जोड़ा गया, तो उसके लिए पक्ष और विपक्ष जो दोनों लोगों ने कहा वो सब उसमें शामिल है, हर एक बात उसकी शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, सपने और वायदे। आप देखिए, आपको एक आश्चर्य होगा कि भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम नहीं है। कौन सा नाम नहीं है? वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कभी भी भारतीय संविधान के निर्माताओं में शामिल नहीं किए गए, लेकिन वे भले ही भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर उनके विचार, जितने भी संविधान सभा के अन्य सदस्य थे, वो सब गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। इसलिए ये कहना कि उनका नाम शामिल नहीं है, ये भी गलत होगा। भले ही ऑफिशियली उनका नाम शामिल नहीं हो, लेकिन उनके विचार जरूर संविधान में दिखाई देते हैं। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से जो अपनी अपेक्षाएं थी उसके बारे में लिखा। वो क्या चाहते थे संविधान के बारे में, कि हमारा देश का संविधान कैसा हो, उन्होंने लिखा। ये देखिए, इसके बारे में उन्होंने लिखा था, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो गुलामी से मुक्त हो, अधीनता से मुक्त हो। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लोग देश को अपने भागीदारी दे। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे, सब समान वर्ग में रहे, जहाँ छुआछूत, शराब, नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। इस प्रकार से मैं एक समान भारत चाहता हूँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में भी था। उन्होंने जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आगे बढ़ते हैं हम। इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे बाद में, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक पे। तो आइए देखते हैं और आगे। यह है संविधान दर्शन। संविधान दर्शन जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए, और जो इस क्रम में जांच परख लिए गए कि वही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने, इन्हीं संविधान दर्शन कहा गया है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं उन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों में एक छोटी सी उद्देशिका होती है। ये देखिए, हम उद्देशिका बताएं। भारतीय संविधान की उद्देशिका पर चलते हैं हम। ये देखिए, ये है भारतीय संविधान की उद्देशिका। ये पूरी उद्देशिका है। ये देखिए, ये है। ठीक है, ये है हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका। और इस उद्देशिका का जो प्रत्येक शब्द है, वो हर शब्द एक अर्थ में लिया गया है। इसमें कोई भी शब्द फालतू में नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है, ये पूरी की पूरी। अब हम इसके प्रत्येक शब्द को जानते हैं। जैसे हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब है, प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, समाजवादी का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है, न्याय का मतलब क्या है, ये सब इनका हम 1 बाय 1 अर्थ देखते हैं। तो देखिए, हम भारत के लोग, भारत को, इस शब्द का अर्थ क्या है?
भारत के संविधान के निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से तैयार किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने दिया है। इसका मतलब क्या है कि भारत के ही वो लोग हैं जिन्होंने पूरा संपूर्ण संविधान रचना किया, और इस संविधान को निर्माण करने में उन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति की मदद नहीं ली है, साथ में किसी और देश के राजा ने भी हमारी किसी प्रकार की मदद नहीं की है। ठीक है। समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है? समाजवादी शब्द का अर्थ होता है कि समाज में जो संपदा है, जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, वो सबकी है, वो सबकी है। इसमें जाति, धर्म, लिंग आदि, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई बंटवारा नहीं होगा। जितनी भी संपदा है देश की, वो समस्त व्यक्तियों की है। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े जो कानून हैं वो इस प्रकार बनाएगी कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो जाए। ठीक है। अगला पॉइंट आता है प्रभुत्व संपन्न। हमारा देश भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु देश होने का मतलब क्या है कि लोगों को अपने से जुड़े मामलों में फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी देश या बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के आंतरिक मामलों में दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम जो चाहें हमारे निर्णय लें, हमारी जनता के अनुसार हम लेते हैं निर्णय। ठीक है। तो इसमें दूसरा कोई भी व्यक्ति या संस्था या देश हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, क्योंकि हम संप्रभु देश हैं। फिर पंथ निरपेक्ष का मतलब देखिए। पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष देश भी कहते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म नहीं बनाया गया है। भले ही यहाँ हिंदू आबादी में ज़्यादा हों, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। हिंदू धर्म को नहीं, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। हम यहाँ पे हमारे देश में पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्मों को समान भाव दिया गया है। यहाँ एक चीज़ और है बच्चों कि पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश में हमें सभी धर्मों को समान आदर और समान व्यवहार करना होता है। अगर हमें किसी धर्म के विरुद्ध कुछ भी हम नहीं कह सकते। यदि हमें कोई धर्म अच्छा नहीं लगता है, कोई हमारे धर्म के द्वारा हमारे अधिकारों का हनन होता है और हमें लगता है कि ये धर्म मेरे लिए सही नहीं है, तो आप उस धर्म को जब चाहें छोड़ सकते हैं और दूसरा धर्म आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है भारत की संविधान में कि आप जो चाहें वो धर्म अपना सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। फिर अगला लोकतंत्रात्मक। सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे लोकतंत्रात्मक अधिकार या लोकतंत्रात्मक कहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव भी करते हैं और उसे जवाबदेह भी बनाते हैं, और सरकार इसमें क्या होती है, कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार चलती है। लोकतंत्र हमने बताया था कैसे बनता है, लोक प्लस तंत्र, अर्थात जनता के शासन को ही हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। और लोकतंत्रात्मक शब्द का मतलब यहाँ हुआ कि समस्त लोग जो देश में हैं उन्हें समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, और सभी जो देश की शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र के बुनियादी नियमों के अनुसार ही चलेगी। अगला है हमारा पॉइंट न्याय। न्याय क्या होता है बच्चों? नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसे ही न्याय कहते हैं। न्याय प्रणाली में हमारे यहाँ त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली है। सुप्रीम कोर्ट जो पूरे देश के लिए होता है, फिर हाई कोर्ट जो प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर में। और देश का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। और तीसरे लेवल पे कौन होता है? जिला न्यायालय, जो प्रत्येक जिले में होता है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट त्रिस्तरीय हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है। अब देखिए गणराज्य शब्द। गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश का या राज खानदान का। अर्थात भारत का जो गठन हुआ है या भारत जो लोकतांत्रिक देश बना है वो कैसे बना है? किसी अन्य देश के राजा के द्वारा हमारे ऊपर कुछ भी नहीं थोपा गया है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसका चुनाव कैसे होता है? उसका चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के तहत होता है, जो कि संविधान में वर्णित है। फिर अगला पॉइंट आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब कैसा है? स्वतंत्रता का मतलब है प्रत्येक नागरिक को भारत में विचार करने की, सोचने की, अभिव्यक्त करने की और
कहीं भी रहने बसने की, कहीं भी आने जाने की सभी प्रकार की स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करें, उसे चोट पहुंचाएं। आप अपनी स्वतंत्रता के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति को उससे कोई नुकसान ना हो। ठीक, अब हम आते हैं अगला, समता। समता क्या होता है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, इसी को समता कहते हैं। अर्थात जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, संस्कृति आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव भारतीयों में नहीं होगा, इसी को समता कहा गया है। अगर कोई ऐसा भेदभाव करता है तो न्यायालय उसे सजा देगा। फिर अगला पॉइंट आता है बंधुता। हम सभी ऐसा आचरण करें कि जैसे हम एक परिवार हो। वैसे भी भारत की जो विचारधारा रही है प्राचीन काल से, वो क्या रही है? वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, संपूर्ण वसुधा ही हमारा परिवार है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए ये बंधुता शब्द हमारे में ग्रहण किया गया है प्रस्तावना में, उद्देशिका में। तो इसके द्वारा ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत के सभी लोग अपने आप को एक परिवार समझें और उसी के द्वारा एक दूसरे को समान महत्व दें। तो ये हमने देखा भारत के संविधान की उद्देशिका कैसी होती है और उसका क्या पॉइंट होता है। आप इसके एक एक शब्द पे आप विचार करें कि हमारे क्यों है ऐसा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। संस्थाओं का स्वरूप। संस्थाओं का स्वरूप इसमें क्या बताया गया है बच्चों? इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही संविधान होना चाहिए और समाज में क्या होता रहता है? हमेशा बदलाव। जो चीज़ जब संविधान बनाया गया तब उन्होंने अपने अनुसार श्रेष्ठ संविधान बना दिया, लेकिन समय के अनुसार समाज प्रगतिशील होता है, बदलने वाला होता है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को समझा और संविधान में भी बदलाव की रूपरेखा रखी। इसलिए संविधान में बदलाव को हम किस नाम से जानते हैं? संविधान संशोधन के नाम से। तो संविधान संशोधन किया जा सकता है, अर्थात संविधान के प्रावधानों को भी बदला जा सकता है। संविधान संशोधन के लिए संसद, लोकसभा और राज्यसभा इनके बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, तब जाके संविधान में संशोधन होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये पूरा चैप्टर। अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम हमारे पॉइंट पे आएंगे आगे। और पहला है रंगभेद। रंगभेद का मतलब होता है रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, रंगभेद। धारा का मतलब क्या होता है? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद। किसी दस्तावेज का खास हिस्सा मतलब जैसे हमने कहा कि संविधान दस्तावेज है और उस संविधान के एक हिस्से में एक अनुच्छेद है, लिखा हुआ है नियम, वो ही धारा है। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी जज ने कहा धारा 302 के तहत मुजरिम को ये सज़ा दी जाती है, तो धारा 302 के तहत कि उस 302 नंबर की धारा अनुच्छेद में कोई नियम लिखा हुआ है कि उस नियम के कारण ये सज़ा दी जा रही है, ऐसे। ठीक है, संविधान क्या होता है? देश का सर्वोच्च कानून होता है ये। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले सभी मौलिक और बुनियादी कानून होते हैं। संविधान संशोधन का अर्थ क्या है? देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव ही क्या कहता है? संविधान संशोधन। कौन करता है संविधान में संशोधन? विधायिका, यानी कि संसद। फिर अगला है संविधान सभा। जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है, उसे ही हमने क्या कहा है? संविधान सभा। ठीक है। प्रारूप क्या होता है? किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। किसी भी कानूनी दस्तावेज का पहला रूप या प्रारंभिक रूप को ही हम क्या कहते हैं? प्रारूप। दर्शन का मतलब क्या होता है? किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार, मौलिक विचार को ही दर्शन कहा जाता है। प्रस्तावना क्या होती है? संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के सभी बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को व्यक्त करता है। अर्थात प्रस्तावना में ये बता दिया जाता है कि इस संविधान से हम ये अपेक्षा रखते हैं। जैसे आप निबंध लिखते हो तो निबंध की प्रस्तावना लिखते हो ना, तो उस प्रस्तावना में आप क्या बता देते हो? उस निबंध का प्रारूप बता देते हो, है ना। उस निबंध के बारे में छोटी सी संक्षिप्त जानकारी दे देते हो। तो वैसे ही फिर है देशद्रोह। क्या होता है? देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करना गैरकानूनी तरीके से, तो उसे देशद्रोह कहा जाता है। ठीक, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, लेकिन इस चैप्टर को ख़त्म होने से पहले हमने बात की थी कि हम इसके
जो लोग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं उन लोगों के बारे में। तो देखिए कौन कौन लोग हैं जो संविधान से जुड़े हुए थे। कुछ इसमें से ऐसे लोग भी हैं जो संविधान से नहीं जुड़े हुए थे। देखिए पहला व्यक्ति कौन है, वल्लभ भाई जावर भाई पटेल। 1875 से 1950, 1875 में जन्म हुआ और 1950 में मृत्यु हुई। इनका जन्म गुजरात में हुआ। अंतरिम सरकार में ये गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, वकील थे और बारदोली जो किसान सत्याग्रह थे उसके नेता भी थे। ये क्वेश्चन आ जाता है कि बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो वो थे वल्लभ भाई जावर भाई पटेल। इनकी क्या भूमिका रही, भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई। जितने भी भारत के राजा थे ना, उनकी रियासतें थी, उनको विलय करने में भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में ये उप प्रधानमंत्री भी बने। दूसरी नारी है हमारी सरोजनी नायडू। ये 1879 में इनका जन्म हुआ और 1949 में मृत्यु हुई। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी और एक कवित्री और लेखिका तो थी, साथ में राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। ये कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता रही और बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। फिर आते हैं हम अगले व्यक्ति, अबुल कलाम आज़ाद जी। ये 1888 में जन्म हुआ और 1958 में इनकी मृत्यु हो गई। सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। ये शिक्षाविद थे, लेखक थे और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे और अरबी के विद्वान थे। कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के ये विरोधी रहे थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। टी कृष्णाचारी देखिए, 1879 में इनका जन्म हुआ, 1974 में इनकी मृत्यु हुई। ये कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। प्रारूप कमेटी के ये सदस्य रहे, जो संविधान सभा की प्रारूप कमेटी थी उसके सदस्य रहे हैं। बाद में ये उद्यमी भी रहे और कांग्रेसी नेता भी बने और अंत में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री की जगह भी प्राप्त की। फिर आगे आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 1884 में इनका जन्म हुआ, 1963 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म कहाँ हुआ था इनका, बिहार में। संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं, ध्यान दें, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ आप लोग गलती कर बैठते हैं, आप क्या लिख देते हैं, भीमराव अंबेडकर। गलत है, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार रहे। 3 बार इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भी ग्रहण किया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव भी हासिल किया। फिर अगले हैं जयपाल सिंह। 1903 में इनका जन्म हुआ, 1970 में इनकी मृत्यु हुई। झारखंड के रहने वाले हैं ये। खिलाड़ी थे और शिक्षाविद भी रहे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह ही थे। इनका क्या काम था, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष रहे और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी रहे। इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया आदिवासी लोगों के लिए। फिर है H.C. मुखर्जी। 1887 में इनका जन्म हुआ और 1956 में इनकी डेथ हुई। बंगाल में जन्म हुआ। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ध्यान दे, संविधान सभा के अध्यक्ष तो वो थे डॉक्टर कौन, राजेंद्र प्रसाद, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है, H.C. मुखर्जी। ये प्रसिद्ध लेखक भी हैं और शिक्षाविद भी। कांग्रेसी नेता रहे थे। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के ये सदस्य भी रहे। बाद में बंगाल के राज्यपाल भी बने। फिर आगे आता है जी दुर्गाबाई देशमुख। 1909 से 1981 तक आंध्र प्रदेश में जन्मी है ये। वकील रही और महिला मुक्ति कार्यकर्ता भी रही। आंध्र महिला सभा की संस्थापक रही। आंध्र प्रदेश में जो महिला सभा की संस्थापक रही है, कांग्रेस की सक्रिय नेता भी रही। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष भी रही। फिर है बलदेव सिंह। 1901 से 1961 तक जन्म इनका हरियाणा में हुआ। सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता रहे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा ही मनोनीत हुए। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही रक्षा मंत्री बनाए गए। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी 1887 से 1971 तक रहे। जन्म इनका गुजरात में हुआ। ये वकील और इतिहासकार दोनों रहे हैं। भाषाविद भी है ये, अर्थात भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। कांग्रेसी नेता रहे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक रहे ये।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1901 में इनका जन्म हुआ, 1953 में इनकी मृत्यु हुई। पश्चिमी बंगाल के ये रहने वाले थे। अंतरिम सरकार में ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री भी रहे। शिक्षाविद थे और वकील थे। हिंदू महासभा में इनका सक्रिय योगदान रहा और भारतीय जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक किन्हें जाना जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर, 1891 में जन्म हुआ, 1956 में डेथ हुई। ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और ये संविधान की जो प्रारूप कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक थे। जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ ये आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में ये कानून मंत्री भी बने और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी बने। फिर जवाहरलाल नेहरू, 1889 से 1964, उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, वकील और कांग्रेसी नेता रहे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर में। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त हुआ। फिर है सोमनाथ लोहड़ी, 1901 से 1984, पश्चिम बंगाल में जन्मे थे ये। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, और पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। हमने ये चैप्टर देख लिया पूरा का पूरा। आप इस चैप्टर को और देखें। इसके ऊपर मेरे 2 वीडियो और हैं जो लाइव वीडियो हैं, जिसमें मैंने ब्लैक बोर्ड पर हर टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट को। तो आप वो 2 वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं और हेल्प के लिए इस वीडियो को भी पूरा देखें। तो आप ऐसे करके इस चैप्टर को पूरी तरह समझ सकते हैं। ये चैप्टर हमारा कौन सा है? ये चैप्टर है हमारा संविधान निर्माण, जिसको हमने देखा। अध्याय 2 NCERT संविधान निर्माण। थैंक यू।